दिल में भी समा अच्छा जी, एक रेशो है इंटरेस्ट कवर रेशो, लिख लें अपने पास। ये आज तो मैं नहीं करवाई बच्चों को, दूसरे काम ज़रा डिस्कस करते रहे। ये अभी रिमेनिंग है, ये कल इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। प्लस एक और चीज़ है जो राइस की बुक में मिसिंग है, उसको डिस्कस करेंगे। ये भी आई के अपने अपनी बुक के अंदर दी हुई है, इसलिए इसको डिस्कस आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो डेट रेशियोज है ना, डेट इक्विटी रेशियो जहाँ पड़ी थी उसके साथ एक इंटरेस्ट कवर रेशियो भी होती है, उसी के साथ ही एक अच्छा टूल है, वो आपके पास हो तो आपकी इंटरप्रिटेशंस बेहतर हो सकती हैं उस रेशियो की। तो ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक चीज़ है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसमें 5-6 लिमिटेशंस आपको याद होनी चाहिए, उसने एक आध बार पूछा भी हुआ है, तो ये मैं आपको 2-2 करके जो है ना याद करवाता हूँ। आज 2 बता देता हूँ, कल 2 एक बता दूंगा, 2 या 3 जो बाकी हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का की लिमिटेशंस हैं, कबाहतें हैं इसके अंदर कुछ। जैसे मिसाल के तौर पे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, और हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देख रहे हैं और उस बेस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमने फ्यूचर की करनी है, लेकिन डाटा हम पास यूज कर रहे हैं। अब फ्यूचर डाटा तो है नहीं ना हमारे पास, लेकिन यूज कर रहे हैं, रेशियोज को इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो अब ये एक लिमिटेशन है, हमारे पास फ्यूचर का डाटा मौजूद होता ही नहीं है। और रेशियो एनालिसिस में यूज होने वाला डाटा कौन सा है? हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग जब कर रहे होते हैं तो काफ़ी अनसर्टेनिटीज इसमें होती हैं, लेकिन ये लिमिटेशन है, ये अनअवॉइडेबल है, हम इसका कर कुछ नहीं सकते। बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। फिर एक और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, हम कंपनी ए और कंपनी बी को कंपेयर करते हैं और दोनों के स्टॉक्स में डिफरेंस है लेट्स से, ठीक है। अब हम उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके स्टॉक के अंदर डिफरेंस शायद सिर्फ इससे था कि कंपनी ए एफ को यूज कर रही है, कंपनी बी जो है वो फाइव को यूज कर रही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइफो या एफको। अब आप इंडस्ट्री से या किसी और कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं। अब वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, बाकी सब सेम है, लेकिन हो सकता है हमारा डिसीजन उसकी वजह से चेंज हो रहा हो। लेकिन ये एक लिमिटेशन है, अगर मैं कंपनी ए और कंपनी बी को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं किसी एक को ये नहीं कह सकता कि तुम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर लो, हमने रेशियो एनालिसिस करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। या मिसाल के तौर पे कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल है, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ना है, डिफरेंट। क्या करें अब, हम क्या कहें, कंपनी ए आप कॉस्ट मॉडल यूज करें क्योंकि कंपनी बी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। ये जा काम कर, नहीं करो इंटरप्रिटेशन, हमसे किसी और से कर लो जिसने कॉस्ट मॉडल यूज किया हो।
बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। या मिसाल के तौर पे एक्रूअल बेसिस वर्सेस कैश बेसिस, ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे ऑप्शन नहीं है जी, फाइनल स्टेटमेंट्स तो इसी की बेस से बनती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कैश बेसिस के ऊपर जो है वो अकाउंटिंग कर रही होती हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे जब IAS 12 के अंदर, तो यही रोले आपको नजर आएंगे टैक्स के अंदर, FAR 2 में। जो टैक्स के अंदर अकाउंटेंट्स जो हैं वो बहुत सी चीज़ें एस्टीमेट की बेस पे एक्सपेंसेस इनकम्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंस इनकम कुछ नहीं है, कैश कितना आया कितना गया ये बताओ। तो कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस ये भी बहरहाल एक पॉलिसी हो सकती है, लेकिन चलो इतनी तफसील में नहीं जाते हैं, सही है भी, अब जितना बढ़ाते जाओ। बहरहाल ये दो लिमिटेशन अब आपके जहन में रहेंगी, और कल फिर दो एक इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहरहाल लिमिटेशंस हैं कि हम हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हैं रेशियो एनालिसिस में, या ये लिमिटेशन है, या अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे रिजल्ट्स सही नहीं आ रहे थे, लेकिन हम इन चीज़ों का कर कुछ नहीं सकते, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं रेशियो एनालिसिस की। 2-3 और पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा, 4-5 जहन में हो तो काफ़ी हैं। 2-3 नंबर की कभी कभी थ्योरी एक बार शायद पूछी भी है उसने, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ले रहे जी जी, वो मैंने करवाई नहीं आपकी क्लास में, मैंने करवाई आई थिंक आपकी क्लास में, मैंने नहीं करवाई तो ये लें। आपकी 2014 में सेल्स थी 50,000, और ये बाकी दोनों क्लासेस की मुझे एग्जाम्पल भी याद है, फिर अगर आपकी क्लास में रह गई है तो फिर आपकी क्लास में भी करवाई हुई है, ठीक है। चलो अब देख लो कितनी इंक्रीज आई है सेल में, 5,000, और मैंने कहा था कि 5,000 को बेस किसको बनाना, प्रीवियस ईयर को, ठीक है। कि आपकी सेल 50 हुई है, 55 हुई है, 50 से बढ़ के, तो 5 बढ़ी है, 50 से 5 बढ़ी है, 55 से 5 नहीं बढ़ी। तो हमने कहा था 5,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, पता नहीं कितना है, जितना भी था वो एनुअल ग्रोथ इन सेल, ये परसेंटेज इतनी ही थी बस, ओके। अच्छा जी, अब सब कुछ हमें आता है। यहां पे मैंने रॉयल फैन लिखा हुआ था, आके मिटा दिया। रॉयल फैन इसलिए लिखा हुआ था कि हम भूले ना, मुझे भूले ना। सब कुछ हमें आता है रेशियोज में, ठीक है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट समझ ना आए। क्यों ऐसा हो सकता है? वो इस तरह से हो सकता है कि वो रेशियोज का नाम लिखने की बजाय या क्लास लिखने की बजाय यूजर्स ऑफ रेशियो की तरफ से क्वेश्चन पूछ ले। तो उसको समझने के लिए आसान सी 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये रॉयल फैन है, पंखे बनाते हैं, और ये अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं उधार पे। ये है मिस्टर बशीर, मिस्टर बशीर क्रेडिटर। क्रेडिटर कब बनेगा रॉयल फैन का? ये जब ये वाली गुड्स, ये गुड्स हैं, ये छज्जे पड़े हैं रॉयल फैन के, पंखों के छज्जे पड़े हैं, ये छज्जे यू नो छज्जे नहीं, पर नहीं होते, ये ऊपर वाले कवर को कहते हैं। अच्छा एनीवेज, ये गुड्स हैं, ओके, गुड्स। ये क्या हैं? गुड्स। ये रॉयल फैन को इसने जब उधार पे देनी है, ठीक है, ये उधार पे जब देगा तो ये क्रेडिटर है, ठीक है। बशीर क्रेडिटर है, ठीक है। अब अगर बशीर क्रेडिटर अभी नहीं है और क्रेडिटर बनने जा रहा है, रॉयल फैन वालों ने से कहा है बशीर आप हमें चीज़ें सप्लाई करोगे, हम आपको 2 महीने बाद पैसे दिया करेंगे। तो बशीर थोड़ा सा डरेगा इस बात से कि पता नहीं मेरे पैसे वापस हो ना हो, या चलो वापस तो हो ही जाएं, पता नहीं टाइमली वापस हो या ना हो। अब बशीर पढ़ा लिखा आदमी है, तो बशीर जो है वो रॉयल फैन की किसी रेशो को देखना चाहे फॉर द पर्पज ऑफ हिज डेट, अपनी सिक्योरिटी को देखने के लिए, तो वो कौन सी रेशो को देखना पसंद करेगा? प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को, हाँ सही है, क्रेडिटर डेज कह सकते हैं आप किसी हद तक,
क्रेडिटर डेज से उसे क्या पता लगेगा, उसको तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके क्रेडिटर डे। अगर क्रेडिटर डेज आते हैं रॉयल फैन के, मिसाल के तौर पे क्रेडिटर डेज आ गए रॉयल फैन के 30, वो कहता है ठीक है मैं इनको 40 दिन 30 दिन के लिए दे देता हूं, लेकिन इससे भी शायद वो सिक्योरिटी फील तो नहीं कर रहा। डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं, डेट इक्विटी रेशियो में ये लॉन्ग टर्म लोन तो दे नहीं रहा, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहा, तो फिर रह केड़ी गई, हाँ वही आ जाएगी जी, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये किसको देखना पसंद करेगा, लिक्विडिटी रेशियो को। ओके, लिक्विडिटी, ठीक है। ऐसे ही ये है एक बैंक और ये बैंक जो है सांबा बैंक है, ठीक है। इधर रॉयल फैन वाले गए हैं लोन लेने लॉन्ग टर्म। अब इस बैंक ने रॉयल फैन को एक लॉन्ग टर्म लोन देना है, तो ये भी लेंडर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन भी तो दे सकता है। लिक्विडिटी रेशियो में क्या देखेगा क्रेडिटर, वैसे वे बात तो की नहीं, वह देखेगा कि इनके पास अपनी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए करंट एसेट्स मौजूद हैं। ये कहेंगे बैंक में लॉन्ग टर्म लोन अप्लाई किया है तो जब वो आता है तो आपको दे देंगे, 6 महीने बाद आ जाना, ठीक है। बेहतर तो यही होता है, या वो कहेंगे जी हमने फॉर सेल लगा दी अपनी जो है ना वो ये फैक्ट्री के साथ हमारा लैंड पड़ा हुआ था, वो हमने फॉर सेल लगा दिया, वो 1 साल 1.5 साल में बिक जाएगा, दे देंगे पैसे आपको, क्या मसला है, कहीं नहीं जाते कहीं पैसे आपके। तो वो ये देखना चाहेगा कि क्या इनके पास अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए अवेलेबल हैं सफिशिएंट करंट एसेट्स, तो फिर वो खुद को सिक्योर फील करते हुए इनको उधार दे सकता है, देखना चाहे अगर तो बैंक जो है वो लोन्स देता है। चलो मैं लॉन्ग टर्म की कैद हटा देता हूं, बैंक लोन्स देता है, ठीक है। अब लोन्स शॉर्ट टर्म भी देगा, लॉन्ग टर्म भी दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये भी क्रेडिटर बशीर की तरह से लिक्विडिटी को चेक कर रहा होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन देना है तो फिर ये डेट इक्विटी रेशियो की तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लेंडर्स जो होते हैं वो लिक्विडिटी डेट रेशियोज के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है जी। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लेंडर्स हैं, लेंडर्स ऑफ फाइनेंस। तो जो लेंडर्स होते हैं वो नॉर्मली लिक्विडिटी और डेट रेशियोज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि जी प्रॉफिट्स, लंबी कहानी नहीं सुनाने लग जाना कि बैंक देख रहा है प्रॉफिट्स अच्छे हैं, ये प्रॉफिट्स कमाएंगे, फिर प्रॉफिट्स कमाएंगे तो फिर ग्रो करेंगे, फिर हमारे, और जाने दो यार, सीधी सीधी बात बताओ, वो लोन लेने आया है, अभी बताओ ग्रो करेंगे तो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। इस वक्त क्या हालात हैं, वो जी इस वक्त तो उनके टोटल जो है कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है वो 100 रुपया है, जिसमें 70 पहले ही बैंकों ने दिया हुआ है। भाई आपको ये पता है कि शेयर का 10 रुपया जो पे कर दिया गया कंपनी को और ये शेयर सर्टिफिकेट ले लिया गया, इससे ज्यादा की कोई लायबिलिटी नहीं है शेयर होल्डर की। इसका मतलब अगर कंपनी बंद हो और कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे ना कर सके तो ये 10 रुपए को इस्तेमाल करके, ये 10 रुपए को इस्तेमाल करके पैसे दिए जाते हैं लेंडर्स के, ठीक है। अब कंपनी के पास 10 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और कंपनी के ऊपर इस वक्त लोन्स जो हैं वो 17 रुपए के हैं, यही बनता है ना तकरीबन 70% जो मैंने बोला, यही नहीं बनता। 170 में से 17 में से, चलो नहीं सही, मैं से थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है, 50% ज्यादा बन ही रहा है ना, बोलो। तो बैंक नया लोन देते हुए घबराएगा, क्या कहेगा, यार इसमें तो टोटल रुपए ही 10 पड़े हैं और लेने वाले इसमें पहले ही जो है वो 15 मौजूद हैं, तो फिर मैं मजीद लोन दे के फंसना है, ये तो डूबने जा रहे हैं, इनका तो अपना पैसे ही नहीं है, तो निकल रहे हैं, लोगों का पैसा फंसा रहे हैं बीच में, इनका अपना पैसा, शेयर कैपिटल तो पड़ा नहीं कि कल को बंद हो तो मुझे कोई पैसे मिलेंगे, ये तो लायबिलिटीज पे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पोटेंशियल लेंडर्स जो हैं वो लिक्विडिटी और डेट रेशियोज को देखते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज या
डेट रेशियोज को। डेट रेशियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ डेट इक्विटी यानी गियरिंग रेशियो पढ़ा दी थी, एक और पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कल, इंटरेस्ट कवर रेशियो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ ले लें। ये कॉपी करवाना है। ये पाक फैन है, ये जरा बड़ी कंपनी है, इनसे एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक ही मतलब इनका जो है वो इनकी इंडस्ट्री है। अब पाक फैन सोच रहा है कि यार ये रॉयल फैन ने अलग ही अपनी दुकान खोली होती है हर जगह पर जहां मैं बैठा होता हूँ, इसको इंक्वायरी कर लेते हैं। आजा पुत्र चल, अब 80वीं तुसी हो जाते हैं, आ जाओ। अब ये सोच रहा है, अभी तो सोच रहा है, अभी खरीदा नहीं है, अभी सोच रहा है कि रॉयल फैन को खरीद ना लिया जाए। तो ये है पोटेंशियल एक्वायरर। कौन है जी? अभी एक्वायर नहीं किया, करने जा रहा है, पोटेंशियल एक्वायरर। पोटेंशियल एक्वायरर है, किस रेशो को देखना पसंद करेगा? डेट इक्विटी को? मेरा नहीं ख्याल। प्रॉफिटेबिलिटी को तो बिल्कुल देखेगा, पसंद करेगा इस कंपनी को, लॉसेस वाली को तो नहीं लेगा। और वो उसी में आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज 8 हैं, जो अभी 8वीं इसने पूछी थी ग्रोथ तक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, एसेट टर्नओवर, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की एवरेज ग्रोथ इन सेल, नेट प्रॉफिट टू सेल, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, एक्सपेंसेस टू सेल। ये सारी की सारी रेशियोज जो हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी ही हैं। ये सब में से जो उसका दिल चाहेगा वो देखेगा, सारी देख ले, चाहे नंबरों के हिसाब से देखेगा, यानी कि आप लोगों के लिए जितने नंबर होंगे उसी हिसाब से देखेगा ना। ठीक है, 5 नंबर होंगे तो थोड़ी सी रेशियो देखेगा, 10 होंगे तो थोड़ी ज्यादा रेशियो देख लेगा। पाक फैन। अच्छा, अब ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज तो देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, और भी कोई रेशियो देखने में इंटरेस्टेड होगा? लिक्विडिटी? मेरा नहीं ख्याल लिक्विडिटी, वो कौन सा लोन देने जा रहा है उसको कि वो देखे कि करंट लाइबिलिटीज को पे। जो पड़ रहा है वो तो पड़ा है अब पहले से, अब जब इसको जाके खरीदना है तो फिर इसके एसेट्स भी आपके, तो फिर लाइबिलिटीज भी आपकी। इसके एसेट्स भी आपके और इसके एसेट्स भी आपके, और यानी के जो क्रेडिटर पहले रॉयल फैन के थे, पाक फैन ने इसको एक्वायर किया, अब पाक फैन इसका पेरेंट है, अब्बू है। अब जिस दिन पाक फैन ने इसको एक्वायर किया, एक क्रेडिटर ने दरवाजा खटकाया, उसने आया कहा अंकल आपके बच्चे ने मुझे पैसे देने हैं। कहें अच्छा, ओहो नहीं माइनर नहीं हो अब तुम तो सुनो 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 बात सुन लो। इसका मतलब ये तो अजीब कहानी हुई। अब पाक फैन वाले सोच रहे हैं कि पहले हमने इसको खरीदने पे पैसे लगाए, अब हम इसकी करंट लायबिलिटीज भी जेब से पे करें, यानी इसके वर्किंग कैपिटल में हम मजीद इन्वेस्टमेंट करें। एक्वायर करने से पहले ये जरूर देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट है ये या नहीं। ये ना हो कि एक तो इसको खरीदने के पैसे भरने पड़े और दूसरा फिर इसकी करंट लायबिलिटीज को भी पे करने के लिए इसके पास करंट एसेट्स नहीं है, तो वो भी हमें जेब से पे करने पड़े, मजीद वर्किंग कैपिटल बीच में इन्वेस्ट करना पड़े। तो ये देखना पसंद करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी भी और वर्किंग कैपिटल रेशियोज, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को भी चेक करना पसंद करेंगे। ये कौन है जी? पोटेंशियल एक्वायरर। पोटेंशियल एक्वायरर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी एक्वायर करने के बाद थोड़े अफसोस करने के लिए रेशियोज कैलकुलेट करेगा। हाय अल्लाह एक ही हो गया, अल्लाह एक ही हो गया, या अल्लाह इतनी थोड़ी रेशियो। पहले देख के आना सी, तो पहले बैठ के देखिएगा फिर एक्वायर करेगा, पोटेंशियल एक्वायरर। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और भी हो सकता है, वो है जी रशीद। अब रशीद जो है, रशीद
ये एक मैंगो मैन है और ये पाक फैन के कुछ शेयर्स खरीदना चाह रहा है, लोन नहीं देने जा रहा, एक्वायर नहीं करने जा रहा, ऐसे ही 20-30 रुपए के शेयर्स खरीदने जा रहा है, ठीक है, पाक फैन के, इसके रॉयल फैन के। अब ये रशीद ये किस किस रेशो में इंटरेस्टेड होगा? प्रॉफिटेबिलिटी में। और क्यों लिक्विडिटी में? क्यों लोन देने जा रहा है, उधार पे चीजें बेचने जा रहा है, डेट इक्विटी क्यों देखेगा? वर्किंग कैपिटल से उससे क्या लेना देना? एक मैंगो मैन है ये, इसको कोई नहीं पता इसकी बला से वर्किंग कैपिटल मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा, इसकी बला से लिक्विडिटी सही है नहीं है, इसकी बला से डेट रेशो क्या है। ठीक है, कोई बहुत इतनी कंसर्न कौन रखता है शेयर्स खरीदते हुए, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हुए? तो थोड़ा नेचर को समझे ना, ये ना कहें कि नहीं जी हमने तो रेशो का टॉपिक पढ़ा, हम तो किसी कंपनी का 100 रुपए का एक शेयर खरीदने जा रहे होंगे, हम बैठ के पहले 3 घंटे सारी रेशोज लगाएंगे और बस ऐसे 2-3 चीजें देखोगे, नेट प्रॉफिट अच्छा, सेल्स ग्रोथ 2 साल अच्छा, बट ठीक है अच्छी कंपनी है, ठीक है चलो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ओनली ये देखेगा। रशीद क्या है? ये पोटेंशियल इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर रशीद साहब ये देखेंगे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। ये बात क्यों बताई सारी? देखिए आपके पेपर में सवाल आ गया, सवाल ये था कि मिस्टर बशीर इज कंसिडरिंग टू परचेज शेयर्स इन कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है, एंड ही सीक योर एडवाइस, he wants your opinion for the better option considering। अब ये अगली बात नहीं होगी, ये तो मैं कह रहा हूं, he is considering that you are a पढ़ा लिखा accountant, you are a chartered accountant, he has seeked your opinion जिसकी आप पैसे लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये कहकर कहा गया कि मशवरा दो उसको, आपने कहा ले भाई सारी बैलेंस शीट सामने, भाई साहब बशीर साहब तो देखो आपके शेयर्स खरीदने लगे जी। तो सवाल ने कहा कमेंट करो, इसको एडवाइस करो, आपने कहा ले भाई, ऐसे करके आपने बाजू शाजू ऊपर किया, मतलब सारी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट मौजूद है, 18 रेशोज आज तो कैलकुलेट करके ही जाऊंगा। अब 10 नंबर का सवाल था या 8 सवाल था, उन्होंने कहा था कि उसको एडवाइस करो, आपने फिर जो शुरू हुए आपने पौना घंटा लगा के सारी रेशियोज कैलकुलेट की और जो कुछ आपको आता था वो भी आपने उसमें लिखा अपनी तरफ से, जो मैंने लिखवाया हुआ है। तो फिर बस एक सवाल वो हुआ और 2 सवाल और हुए और फिर अगली बार पेपर की तैयारी शुरू कर दी आपने। फिर वहीं पेपर में बैठे बैठे प्लान बनना शुरू हो गया कि अच्छा अगली बार जो है वो किससे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, पोस्ट में पढ़ना है, प्री में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। ऐसे ही ये सिचुएशन भी आ सकती है कि पाक फैन इज कंसिडरिंग टू एक्वायर रॉयल फैन एंड जीएफसी फैन, तो कौन सी ऑप्शन बेटर है? अब आता सब कुछ है लेकिन नंबर कम है, अब सही वाली रेशो की बजाय गलत वाली रेशोज कैलकुलेट कर रहा हो। अब नंबर कम है तो ये पोटेंशियल एक्वायरर है, ये वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिटेबिलिटी को देखेगा। और अगर बशीर ने रशीद था, बशीर क्रेडिटर है, तो बशीर जो है उसके बारे में भी आ सकता है कि जी वो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, उसमें ऐसी बात हो सकती है कि वो क्रेडिट पे चीज़ें देने का आगे प्रोग्राम है, तो उसको बताओ तसल्ली रखे, दे दे उसको, उधार पे चीज़ें बेच दे, तो उसके लिए फिर आप जो है वो लिक्विडिटी रेशियोज चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक को मसला। ये बातें आपके पास सबसे पहले सफ़े के ऊपर 3 पॉइंट्स एंड पे लिखे हुए हैं, उनको जाके पढ़ लीजिए। पेज नंबर है 838 98। ओके देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं तो एंड पे लिखा होगा आप। अच्छा कंपैरिजन, उसने यूजेस ऑफ रेशियो के अंदर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं किताब के अंदर, 3 का तो हमें वैसे ही पता था।
हमने दो कंपनीज को आपस में कंपेयर करना सीखा, बोलें। हमने इंडस्ट्री एवरेज से भी सीखा, हमने इसको अपनी ही इसी कंपनी के ही पिछले साल से कंपेयर करना भी सीखा। तो ये तीन तो हमें पता थे। एक एडिशनल चीज भी ऐड कर दी गई, टारगेट्स। क्या मतलब, हमने टारगेट सेट किया था इस साल के शुरू में कि हम इस साल परसेंटेज ग्रोथ इन सेल, सामने आ गई ना परसेंटेज ग्रोथ, हम इस साल परसेंटेज ग्रोथ इन सेल जो है वो 20% की अचीव करेंगे, और एक्चुअली 15 हुई या 25 हुई। तो हमने टारगेट को कंपेयर किया यूज करते हुए रेशियोज को, ठीक है। तो ये भी एक यूज है। तो यूजेस भी कह सकता है एक दो नंबर के, या कोई एमसीक्यू दे दे, तो चीजें ये ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब आ जाए जरा होमवर्क के क्वेश्चन बैंक 3 के ऊपर। आपको मैंने नंबर्स लिखवाए थे इसके ऊपर कि इतने नंबर के लिए लिखना, 6 नंबर के लिए। मुश्किल पेश आई होगी, मुसीबत में पड़ गए होगे, जल्दी से पहुंचो, इंपॉर्टेंट बातें आज करनी है, ताकि इसको किसी हद तक हम कह सकें कि अब 10 एक नंबर का सवाल आया तो अल्लाह ने चाहा तो 6-7 नंबर हम ले लेंगे, और गिवन टाइम में लेंगे, और इससे ज़्यादा की कोशिश भी नहीं करेंगे। उसको हो सकता है अच्छा लग जाए आपका जवाब, तो वो इससे ज़्यादा आपको खुद ही दे देना आंसर, एक नंबर जो है, इससे ज़्यादा की कोशिश नहीं करनी, वरना इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी पेपर पे। ओके, नंबर्स के हिसाब से चलना होता है। अब 6 नंबर हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि 3 नंबर कैलकुलेशन के हैं और 3 नंबर इंटरप्रिटेशन के, और कम करता हूं। देखो ना, रेशोज कितनी है, 8, यानी कि हैं रेशोज 4, लेकिन आपने 8 कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब एक बात सुने, अगर वो सिर्फ कहे ना कंप्यूट रेशोज, तो जिस तरह से मैं नहीं कर रहा था, गैर महसूस तरीके से एक चीज आपको तैयार करवा रहा था कि फॉर्मूला एक बार प्रेजेंट कर दो, दूसरे का आंसर वैसे भी लिख सकते हो, नंबर कम हो तो ये काम क्विकली हो सकता है। लेकिन अगर समझो कि उसने उस तरह की लाइन लिख दी है, जिस तरह की लाइन वो कल शायद पढ़ रहे थे एक क्वेश्चन के अंदर, पास पेपर में पहुंचते हैं तो फिर पढ़ लेंगे, कि वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से डिफाइन एंड कंप्यूट की बात लिख रहा था। तो अगर डिफाइन एंड कंप्यूट जैसी बात लिख दे, क्वेश्चन बैंक के 1 और 2 में था, तो फिर हमें फॉर्मूला अंग्रेजी में नहीं लिखना, वो अंग्रेजी वाला ही फॉर्मूला है जो हमने फिगर्स की फॉर्म में लिखा होता है। ये ना करने बैठ जाना डिफाइन के अंदर, आप पहले डेफिनेशन दो, फिर उसके बाद उसको समझाओ ये क्या होती है, यूटिलिटी बताओ, फिर फॉर्मूला लिखो और फिर रेशियो कंप्यूट करो। नहीं, आपने जो फॉर्मूला जिस तरह से मैंने लिखना सिखाया, इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के लिखना सिखाया हुआ है। पीबीआईटी को डायरेक्ट नहीं लिखते थे, मैंने कहा था बस उठा के एज इट इज लिखो। पीबीआईटी कैसे बनता है, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, और उसको वैसे ही मैंने कहा था छोड़ दो, वो डिफाइन हुआ था। तो अगर डिफाइन भी कह दे तो जैसे हमने सीखा हुआ है बस वही काम है, अंग्रेजी में फॉर्मूला नहीं लिखना। जो आपने तोड़ के लिखा सब कुछ, तो वो डिफाइंड ही है, वो फॉर्मूला ही आपने लिखा हुआ है, एक एक चीज को अलग करके। ओके, अच्छा जी, अब 4 रेशोज निकल आई। सबसे पहला मशवरा आज के बाद सुन लें, रेशो करने के लिए एक रेशो को कंप्यूट करके हम उसको कभी इंटरप्रेट नहीं करेंगे। क्यों क्लास में ऐसे सिखाया, क्यों ऐसे नहीं बताया? देखें, क्लास की एक तो लिमिटेशन ये थी कि आपको अच्छे तरीके से हर रेशो को कोशिश करके सिखाया जाए कि किसी ना किसी हद तक आपके जहन में चीजें बैठ जाएं। दूसरी बात, एक रेशो एक दिन हुई, एक दिन 2 रेशोज हुई, एक दिन 7 रेशोज हुई, अब कैसे कंपैरिजन, क्रॉस कंपैरिजन कर सकते थे? और वैसे भी इतनी चीजें इकट्ठी सोचना स्टार्ट में ही मुश्किल होता है। लेकिन अब से ऑनवर्ड्स पर्चे के सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 2 सवाल 3 करके आए प्रैक्टिस, 2 सवाल 3 आप करेंगे। आज 1-2 सवाल मैं डिस्कस करूंगा, बाकी कुछ कल करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने हाँ, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं हम कंक्लूजन की तरफ, महसूस हो रहा है आप लोगों को भी जा रहे हैं कंक्लूजन की तरफ, लेकिन जिस दिन तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कंक्लूजन नहीं है। जैसे कैपिटल मेंटेनेंस अभी पड़ा है, तो 2-3 नंबर उसमें से आ जाने इस दफा, अब 48 ना आ जाए, 47 ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कोई हरकत नहीं करनी जाने से पहले, ठीक है। अभी रेवेन्यू के मेरे मैं मुझे तसल्ली नहीं है, 1-2 एग्जांपल्स मेरा दिल है कहीं ना कहीं से 1-2 क्वेश्चंस और निकल आए कि जैसे सवाल आने हो पेपर में, मतलब अल्लाह से मांगेंगे कि हम जो कर लें वो आज, खैर अल्लाह से तो मांगेंगे पास हो जाए जैसा भी पेपर आए। लेकिन ये जो क्लास की स्ट्रेंथ कम हुई है, ये नुकसानदेह बात है। अभी चीज़ें आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने पहले नहीं डिस्कस की हुई थी इस तरह से पेपर के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो बड़ा तंग हूँ, ये क्लासेस बीच में से मिस हों तो मैं अपनी क्लासेस को जो जिनको मैं शाम को रात तक पढ़ा रहा हूँ उनको ऊपर बुला लूँगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अभी मेरी तसल्ली नहीं है, जब तक मेरी तसल्ली नहीं है तो मैं तो अभी गो थ्रू कर रहा हूँ चीज़ों को। कुछ आपके अगले वाली क्लास को भी मैंने साथ जोड़ लिया है,
एक एक दो दो चैप्टर करके हम सब पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ कोई लफ्ज़ ऐसा ना आ जाए कि जो आई के अपने स्टडी टेस्ट में लिखा हो और वो जैसे इंटरेस्ट कवर मुझे जहन में नहीं थी, अब मैंने ये 2 टॉपिक्स अपने ज़िम्मे ले लिए, मैंने कहा चलो ये मैं एक आध दिन में देख लेता हूँ। तो चीज़ें छोटी छोटी निकल रही होती हैं, लेकिन अगर वही टेस्ट हो जाएं तो बड़े नुकसान की बात होती है। तो इतनी सारी की हुई मेहनत एंड पे आके सारी के ऊपर पानी फिर जाए, फ़ायदा नहीं होता। आपकी जो फुल डे रिवीजन क्लास पिछले से पिछले सेशन में जैसे हुआ करती थी, वो पिछले सेशन से मैं नॉर्मल क्लासेस में कर लेता हूँ। जो गैप्स होते हैं वो फिल हो रहे होते हैं, आपको फील होने लग जाएगा चीज़ें, कभी कहीं से कुछ कर रहे होंगे, कभी कहीं से कुछ कर रहे होंगे, और वो सब की सब नई चीज़ें होंगी, हमने उससे पहले वो की नहीं हुई होंगी, और वो वीकनेस है, वो पेपर के अंदर टेस्ट हो रही होती हैं। लेकिन हमें पता है, सिर्फ एक ये होता था नॉलेज को अप्लाइड वाला मामले पे लेके जाना होता था, वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ मेरा साथ देना है। जब तक मैं कहूँ ना, आपने इसको नहीं समझना कि सिलेबस ख़त्म हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई जल्दी ना करना, सारी क्लासेस तो चल रही हैं अभी। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वीकेंड तक ही फ्री करूं, मेरी कोशिश यही है, लेकिन अभी नहीं ये कह सकता। हो सकता है एंड पे पहुंचते पहुंचते मुझे याद आया, ओहो फलां काम तो रह ही गया, तो मैं एक आधे दिन के लिए बुला लूं। तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी। आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछना कि सिलेबस कब ख़त्म होना है, और ये जो कम हो गए हैं इनको भी बता देना आज जो कुछ पढ़ें। ओके, अच्छा जी, अब सुने, 4 रेशियोज हैं तो चारों कैलकुलेट करें इकट्ठी, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करें इकट्ठी। जैसे यहां पर 4 रेशो सामने आई और इंटरप्रिटेशन के नंबर हैं सिर्फ 3। अब कोशिश करके को 3 एक पॉइंट्स के अंदर बात को लपेटना है। अब आप लिखने बैठ गए लंबी तफसीलें, और एक तो तफसीलें लिखने बैठ गए, दूसरा लंबी लंबी और अलग अलग, हर रेशो पे 3-3 पॉइंट्स। तो क्या 3 नंबर जस्टिफाई होते हैं? अब बात भी पूरी करनी है, नंबर भी कम है। अब इसमें एक तो सारी रेशोज आंसर सामने रख लो ना, ताकि मैं इंटरप्रेट कर सकूं। रिक्वायरमेंट, एक बच्चा आंसर खोलो ना, एक बच्चा रिक्वायरमेंट, आंसर इसका रेशो की, ताकि मैं सामने फिगर्स हूं। ठीक है, अच्छा अब देखें 3 नंबर के लिए हमने लिखना है। अब हमारे पास तकरीबन 5-1 मिनट है। ठीक है, और उसने क्या कहा है, कैरी आउट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपनीज बेस्ड ऑन कंप्यूटेड रेशोज इन ए अबव। कहता है कंपैरेटिव एनालिसिस करो। अब मेरे सामने रेशोज कैलकुलेट होके आ गई। करंट रेशो है, क्विक रेशो है, क्रेडिटर डेज हैं और डेटर डेज हैं। करंट रेशो 2 वैसे ही रख दो ना यार, 2.5 है, ₹2.5 अल्फा की, और 1.2 है ओमेगा की। सही है। ये ना ये आप तारिक, आपने ना सोल्यूशन घर पे किया है क्वेश्चन बैंक 3 का? क्वेश्चन बैंक 3 घर पे किया था रेशोज का? हाँ, तो ये उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप सिर्फ पेपर सामने रखो, मैंने फिगर्स देखने के लिए आगे रख ली ताकि मैं आपको बोल के समझा सकूं। ओके जी, करंट रेशो अल्फा की है ₹2.5, 2.5:1, और ओमेगा की है लेट्स से 1:1। करंट समझाने के लिए जरा, अब कौन बेटर है? कौन बेटर है? अल्फा। लेकिन इसके साथ ही अब जब चारों रेशोज आपके सामने मौजूद हैं, तो आप जब देखते हो बाकी रेशोज पे, तो आपकी नजर जाती है डेटर डेज पे, और डेटर डेज हैं 80 तकरीबन। ठीक है, दूसरी तरफ ओमेगा के डेटर डेज कितने हैं? अब ये दोनों रेशोज आपस में क्रॉस रेफर भी तो हो सकती हैं, क्रॉस कमेंटिंग, क्रॉस इंटरप्रिटेशन भी तो दे सकते हैं। अब हम यूं लिखेंगे, हम कहेंगे अच्छा करंट और क्विक को भी इकट्ठा कर देंगे, नंबर ही 3 है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम यूं लिखेंगे, आप सुने, लिखने ना बैठ जाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, ये बात आप लिख सकते हैं, सारी बातें आपको पता है। ठीक है, सुने, अब हम ये कहेंगे अल्फा हैज अ बेटर करंट एंड क्विक रेशो एज कंपेयर टू ओमेगा। मैंने फिगर्स भी नहीं लिखी, नजर तो आ रहा है ऊपर, और बेटर कह रहा हूं। ठीक है, चलो लिख लेना, आपको तसल्ली ना हो तो सिर्फ ये लिख लेना, ₹2 अल्फा एज दिस, लेकिन फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बहरहाल, which means alpha is in a better position to honor its current liabilities out of current assets। ये लिख लिया। अब साथ ही आपकी नजर डेटर वाली रेशियो पे भी जा रही है, बार बार दिल कर रहा है उसके बारे में कुछ कहें, तो साथ ही ये लिख दें कि दिस में बी देर में बी नहीं, बल्कि यूं लिखें, दिस मे बी अ रीजन फॉर दिस हायर रेशियो
that alpha's debtor days are higher than omega, which means अब ये सुनना जरा ऐसे ही कि वो ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है, which means they might have been allowing longer credit period to their customers debtors. अब थोड़ी सी क्रॉस रेफरेंसिंग भी की. अब वैसे देखा जाए तो डेटर को भी हमने बता ही दिया बीच में, लेकिन चलो उसको अलग बताना है तो अलग भी बता दो कि डेटर डेज आर हायर देन ओमेगा, विच मीन्स दे आर फेसिंग डिफिकल्टी टू रिकवर देयर डेट्स. दिस मे बी एन इंडिकेशन ऑफ इररिकवरेबल डेट्स. ठीक है. और क्रेडिटर डेज के बारे में क्या लिखेंगे? अब थोड़ी सी बात ये भी सुने. आज तक मैंने आपको पाबंद किए रखा, अब उस पाबंदी को कैसे यूज करना है ये देखें. हम कहेंगे क्रेडिटर डेज जैसे रह गया बीच में, क्रेडिटर डेज हैं कितने भाई, 50 60 और 90 कह लूँ हैं, 60 और 90 जरा राउंड हो जाएगा. ठीक है. कि अल्फा 60 दिनों में क्रेडिटर्स को पे करता है और ओमेगा 90 दिनों में. अल्फा 2 महीने में पे करता है और ओमेगा 3 महीने में. हम लिखेंगे कि अल्फा इज पेइंग इट्स क्रेडिटर्स इन 60 days as compared to 90 days for omega, which means they are paying quickly. ठीक है. However, if अब ये यूज कर रहा हूं उस लिमिटेशन को, if omega's creditors have allowed 90 days or so, yet it is within credit limits, then omega is better because it is using maximum credit period or it has obtained मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड विद नेगोशिएशन. ऐसी कोई बात लिख दी हमने. थोड़ी बहुत बात ऐसी लिखनी, अब ये सीखनी. मैंने आपको ये कहा था कि ये मुश्किल है कि मैं आपको कोई चीज़ें याद करवा लूँ. यार ये रट्टा लगा लो, रट्टा लगाने से निकल आओ. अब थोड़ा सा जहन को खोल दिया हमने. ठीक है. अब मैंने वो पाबंद किया हुआ था, अब थोड़ी सी बात आपको ये बता दी कि अगर इस तरह से हो तो थोड़ा सा ऐसे इशारा कर दो कि अगर ये क्रेडिट पीरियड के अंदर अंदर है तो फिर जितना ज़्यादा है उतना बेटर है, क्योंकि ये मुफ्त का आपको पता है लोन होता है. क्रेडिटर उधार पे बंदे ने चीजें दी, हमने मैंने इससे उधार पे चीजें उठाई हम हाथ से, और मैंने राफे को ये चीजें बेच दी कैश पे. जो पैसे आए उससे मैंने बहादुर से चीजें खरीदी और मैंने वो अब्दुल्ला को बेच दी. फिर उससे जो कैश पे मिसाल के तौर पे या उधार पे, लेकिन कम दिन के उधार पे, फिर उससे को पैसे आए, इसको मैंने 3 महीने बाद पैसे दिए और 3 महीने में मैंने 4 दफा इसके पैसों से सेल कर ली. अब ये भी तो लोन ही था, बगैर सूद वाला, इंटरेस्ट फ्री लोन. तो ये एक चीप फाइनेंस, मैं तो चीप ही कहूंगा इसको, क्योंकि बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंस इसको नहीं कह सकता, क्योंकि बहरहाल थोड़ा बहुत इस पे कुछ और तरफ से किसी और एंगल से सोचा जाए तो कुछ कॉस्ट शायद पड़ भी रही हो, तो वो बड़े होकर सोचिएगा. फिलहाल तो मैं यूँ कहूँगा कि ये सबसे चीप शायद हमारे पास फाइनेंस ही यही अवेलेबल है, क्रेडिटर. तो फिर इसको मैक्सिमम हमें यूज करना चाहिए. ठीक है. बहरहाल ये काफ़ी हैं बातें मेरे ख्याल से, 2 से 3 मैंने ये बाद वाली बात मैंने ऐसे एडिशनल की, ये बहुत लंबी हो गई है बात. 3 नंबर के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं. 2 से 3 पॉइंट्स हमने लिखे थे. करंट कोई इकट्ठा बताया, साथ ही डेटर्स को भी रगड़ दिया, और क्रेडिटर्स को अलग बता दिया. तो ये तो 2 पॉइंट्स बन गए. बेहतरीन. 2-3 पॉइंट्स के लिए 5-7 लाइनें बहुत हैं. इसमें आपने सारी काम की बातें लिखी हैं. तो आए बाएं शाएं उसने फुट से नहीं नापना होता, कितने फुट लिख के आया, बीए का पर्चा थोड़ी दे रहे हो. ठीक है. तो और बड़ा मसला होता है कभी जो है ना, आपको कोई और पेपर देना पड़ जाए ना इस किस्म का कन्वेंशनल पेपर, और आप सीए की आदत पड़ी हो तो आपको मुसीबत पड़ी होती है. मैं किस तरह लिखूं यार, क्योंकि हम लोग काफ़ी टू द पॉइंट हो जाते हैं चीज़ों के अंदर. तो आपने टू द पॉइंट ही रहना है. ठीक है. आप समझ रहे हैं. आ जाए उसके बाद पास पेपर नंबर, वो बूम वाले पे आए, बूम वाले पे 6. बहुत अच्छा सवाल था ये. और भाई इसी सवाल में ना, इसको तो डिस्कस कर रहा हूं. पेज नंबर 940 पहुंच जाए. पता नहीं जबानों से खोल रहे हैं सफा, समझ नहीं आ रही. ओके. कल वाला हैंडआउट लाए हुए ना, आई 16 वाला, बस ये थोड़ा सा करके डिस्कस, उसके बाद चलते हैं इसी तरफ. ओके. 2 बातें पहले सुनते फिर डिस्कशन शुरू करते हैं. पहली बात, रेशो, ये क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये सेम है. ठीक है.
क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में से किसी एक में मैं डिस्कशन तो अभी करूंगा, जनरली मैं आपको रीजंस अर्ज कर दूंगा कि ये कुछ एक याद रख लेना इस तरह के सवालों के लिए। वो याद करने के लिए क्वेश्चन 6 यूज कर लेना, क्वेश्चन 5 को आप आज ना करना, इसको रख लो। मैंने जो रिवीजन प्लान देना है उसमें मैंने 6 और 5 दोनों लिखने हैं, तो उस तरतीब से ही करोगे। 6 तो पहले करोगे, डिस्कशन वाला होगा, साथ ही एक प्रैक्टिस के तौर पे 5 भी कर लोगे, ठीक है ना। हैं बिल्कुल सेम, क्योंकि दोनों में ही इंडस्ट्री के साथ जो है वो कंपैरिजन है। बस फर्क ये है कि 2 साल की रेशो पीएसएल की दे के इंडस्ट्री से करवाया गया है कंपेयर, ठीक है। रीजंस वगैरह पूछिए वो वैसी ही हैं, ठीक है। पीएसएल ये नंबर 5 में, और नंबर 6 में रेशियोज भी आपसे कैलकुलेट करवाई गई हैं और कंपैरिजन करवाया है, तो उसकी सिर्फ 1 साल की खुद कंप्यूट करके खुद आपने जो है वो उनको उनके ऊपर कमेंट किया। बहरहाल ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया इस क्वेश्चन को? ओके, कम है, 15 से 20 बच्चे नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे आप लोग। ये इस दिन ये आजकल में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इनको ये दुआएं देंगे मुझे, जो मैं रोज कहता था इनको आके कि कर लो इस वक्त में प्रैक्टिस, ये फायदे का वक्त है। जब प्रेप लीव पे बैठोगे तो मैंने आपको कहा उलट शुरू करना। अब जिन्होंने इस वक्त में मेहनत नहीं की वो उलट शुरू करेंगे तो वो यहीं फंसे होंगे, उससे आगे चल ही नहीं सकेंगे, और यहीं पे उनकी सारी कॉन्फिडेंस की मत मारी जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट में आपने न्यूअर टॉपिक्स क्यों रखने हैं? ताज़ा ताज़ा पढ़े हुए हैं, तैयार हैं। अब मैं ये तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनके तैयार हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपका टेम्पो नहीं बना होता। अगर आप आइए 16 उठा के बैठ गए तो उसके 19 इतना तंग, 19 देखो इतने लेक्चर किसी भी टॉपिक में नहीं लगे थे जितने हमारे आगे 16 पे लगे। 19वें पे मैंने छोड़ दिया था, ये 20वां आज कर रहे हैं, रह गया था, ठीक है। अब इतना लेंथी टॉपिक शुरू करो और उसमें भी आप जगह जगह पे अड़ रहे हो। स्टार्ट में तो वैसे ही टाइम होता, तो शुरू कहाँ से करना है? स्टार्ट यहां से शुरू करें, जहां से ज्यादा बेहतर है। स्टार्ट ही यहां से करें, ठीक है। स्टार्ट यहां से करें। चलें अब रेशो नहीं सही तो भी यहीं से करें, अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है। अब ये क्विकली आपके टॉपिक्स होते जाएंगे तैयार, और आप जब तक कैश फ्लो को क्रॉस करेंगे जो तकरीबन याद में आ रहा होगा, उसके बाद तक आपका टेम्पो बन चुका होगा। जैसा भी टॉपिक, जितना भी पुराना टॉपिक आपके सामने आएगा आप उस टेम्पो में करते चले जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, प्लानर जो स्टार्ट बनाना है उसका टिक होना है आपकी पासिंग, और उसका कैरी फॉरवर्ड होना आपका फेलियर है। ये सुन लो, फिर बताऊंगा प्लानर कैसे बनाना, खुद बनाना, लेकिन थोड़ा टिप्स उस पर दे दूंगा। लेकिन ये याद रख लेना, तो प्लानर को कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। अब वो स्टार्ट में सबसे मुश्किल है एक बार टेम्पो बनाने के लिए, तो एक आध दिन लेट बना के, एक आध दिन पहले पढ़ाई शुरू करके हम उसको मीट कर सकते हैं। ये टिक होता जाएगा, आप पास हो रहे हो। अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, खुद तजर्बाकार बंदा बैठा हो तो उसको ये पता होगा कि जिस अटेम्प्ट में उसका टिक होता रहा होगा उस अटेम्प्ट में वो पास हुआ। प्लानर जिस अटेम्प्ट में उसका कैरी फॉरवर्ड होता रहा होगा उस अटेम्प्ट में वो पेपर उसका रहा होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, बूम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। अफरीदी का सवाल है, पाते नहीं भाई, आपके कमेंट्स नहीं मांगे प्लीज। अली साहब भी आज तशरीफ ले आए हैं, वाह क्या फायदा अली अब आने का, तो अब तो हम बस कुलों पे पहुंच गए हैं क्लास के, दोहरा दिया है क्लास को हमने अब तो। बूम लिमिटेड, अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 हैव बीन सबमिटेड टू द सीईओ, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, ठीक है। आगे वो कहता है, ऑल्दो परफॉर्मेंस ऑफ बीएल हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, सीईओ वांट्स टू कंपेयर, यानी उसने कह दिया पिछले साल को ना छेड़ना, अब उससे इंप्रूव ही हुआ है, ठीक है ना। सीईओ वांट्स टू कंपेयर the results with other companies operating in sports manufacturing industry. In this respect, following industry data has been gathered. 7 ratios given है, GP ratio, net profit ratio, current ratio, gearing ratio, return on non-current assets। और जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे किताब से, दोबारा जाके देख लीजिएगा, और रिटर्न ऑन एसेट्स का एरिया आया था तो वहां पे आई कैप ने लिखा हुआ था करंट और नॉन करंट। मैंने आपको कहा था रहने दो नॉन करंट नहीं, करंट टोटल वाले, या सॉरी करंट नहीं, टोटल या नॉन करंट लिखा हुआ था। तो मैंने आपको कहा था आप याद रखो पीबीआईटी ओवर
एवरेज टोटल एसेट ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो खुद कह दे कि एक ऑप्शन जो मौजूद है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप किताब को घर जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। वहां पे मैंने बोला था आई कैप कह रहा है जी पता नहीं ये क्यों अजीब सा लिख दिया इसने आई कैप ने, मैं ही कहा था ठीक है, ये करंट, ये नॉन करंट या टोटल दोनों ही यूज कर सकते हो। अब सवाल चुप है तो आपने हमेशा टोटल एसेट्स यूज करने हैं, लेकिन सवाल स्पेसिफिकली कह रहा है कि मुझे नॉन करंट से निकाल के दो, तो फिर उसके गले नहीं पड़ना है, दोनों ही ये रेशियोज। ठीक है, तो अगर उसने नॉन करंट लिखा है तो गलती से नहीं लिखा, उसने मांगा ही यही है तो यही करके दे देना है। ठीक है, सही है ना? अच्छा अच्छा, पहला काम सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ इनमें से कोई रेशियो ऐसी तो नहीं है जो आपको कैलकुलेट ना करनी आती हो? ये एक मुनासिब सवाल था वैसे, जिसके नंबर्स और जिसका काम मुनासिब था, वरना मुनासिब सवाल होते नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई रेशियो ऐसी तो नहीं है जो आपको कैलकुलेट ना करनी आती हो? बताएं कोई ऐसी रेशियो जो ना कैलकुलेट करनी है? खामोश है कोई तो बताएं, अगर है नहीं है तो फिर बताएं, अगर है तो भी बताएं। हाँ कोई बात नहीं, अपने आंसर से आप इंटरप्रिटेशन कर दो, नो इश्यू। फॉर्मूला सही लगाया, कोई मसला नहीं। मैंने तो आपको यहां तक कह दिया है आपकी रेशो जल्दी में गलत कैलकुलेट हो गई, कोई फिगर गलत उठा ली, लेकिन उस गलत आंसर की आपने इंटरप्रिटेशन जो दी, उस आंसर के हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन सही थी, तो वो फॉर्मूला के उसके रेशो के नंबर कट के इंटरप्रिटेशन के मिलेंगे। बात जहन में रखिए, तेजी के अंदर वो एक आधी फिगर मिस, आपकी कैलकुलेशन तो चली गई, गलत हो गई। अब उस कैलकुलेशन की वजह से आपका और आई कैप का आंसर तो डिफरेंट हो गया, लेकिन आपने अपने उस आंसर की बेस पे जो इंटरप्रिटेशन की वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक, तो उस आंसर के नंबर कटेंगे, इंटरप्रिटेशन के नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन कम से कम लिखना है। अब ये नहीं कि और है तो बड़ा आसान टॉपिक है, बस यही करना है, 10 नंबर लेने हैं 100 में से, बस मैंने 1 घंटा लगा के सिर्फ रेशियोज करनी है। नहीं प्लीज, मैं तो अब कम से कम की तरफ ला रहा हूं आपको। अब एक तो उसने रिक्वायरमेंट ए मांगी, कंप्यूट बीएल्स रेशियो फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। ठीक है, एक तो आपने ये 7 रेशियोज कैलकुलेट करनी थी, 4 नंबर इसके हैं, बहुत अच्छा। 7 रेशियोज कैलकुलेट करने में 4 नंबर यानी कि 5-7 मिनट काफी है, 5 से 6 मिनट काफी है, टोटल 7 रेशियोज हैं, लेकिन क्विकली करना है। अब बना के ऐसे लिखेंगे तो फिर तो हो गया काम। उसके बाद उसने जो रिक्वायरमेंट मांगी थी, गौर से ना पढ़ने वालों ने क्या करना था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन्होंने सिर्फ इतना नीचे देखा, गिव वन वाज वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री, चलो जी कमेंट्स, हम तो इंटरप्रिटेशन ही करेंगे। और एक एक रेशो को पकड़ के उन्होंने जो उसके ऊपर आधा आधा सफा लिखना शुरू किया। पौने घंटे बाद जब होश आया तो हाथों के पैरों के तोते मैना चिड़ियां सब उड़ गए, क्योंकि एक सवाल किया था और वो भी 11 नंबर का था और पौना घंटा गुजर चुका था। उसके बाद फिर सारा पेपर वापस नहीं आते वो तोते और मैना और चिड़ियां, ठीक है ना, वो फिर उड़े ही रहते हैं, पेपर भी उड़ी जाता है साथ ही उनके। तो सुने ध्यान से, मैंने सवाल पढ़ना शुरू किया, बूम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, मुझे लगा कुछ बच्चों की आवाज आई कहां से पढ़ रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर से आगे सवाल शुरू होता है और मार्क्स तक सवाल ही होता है। कोई एक लफ्ज छोड़ने के ऊपर आप फेल होने का खतरा मोल ले रहे हैं, ये हंसने के बगैर बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन विद द इंडस्ट्री। अब एक रीजन लिखनी थी, एक नंबर मिलना था, ठीक है। बहादुर ने कहा नहीं मैं बहुत बहादुर हूं, मैं तो 3-3 लिखूंगा। नहीं 3-3 नहीं लिखनी, एक ही लिखनी है। मैं 2-2 3-3 बता देता हूं आपको मिसाल के तौर पे क्या, आंसर सामने रख लो ताकि रेशोज मेरे सामने हो, मैं आंसर देता जाऊं। ओके, इंडस्ट्री आपके सामने है, ओके बताते जाओ। पहली रेशो क्या है, जीपी कम है, जीपी रेशो कम है। अब वो कह रहा है पॉसिबल रीजन बताओ। देखो जीपी कैसे निकलता है ये तो पता है ना, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें तो अच्छा, और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कैरेज इनवर्ड वगैरह वगैरह, कुछ डायरेक्ट एट्रीब्यूट खर्चे लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारी जीपी रेशियो इंडस्ट्री से कम है, पॉसिबली क्या हो सकता है, सेल कम हो रही है,
परचेज प्राइस ज्यादा है। बहुत सादा सादा बातें होती हैं ये, ठीक है। आप लेकिन आपने हर बात ना सेल कम हो रही है नहीं कहना, आपने कहना है हो सकता है सेल कम हुई हो। अब इसके लिए कोई रीजन देनी तो जरा लॉजिकल सी रीजन हो ना, तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है सेल कम हुई हो ड्यू टू कंपटीशन, या हो सकता है परचेज प्राइस ज्यादा हो, ठीक है, मे के साथ, ठीक है। परचेज प्राइस मे हैव, अब तुम मैच कर लो ताकि सही है, ठीक है। परचेज प्राइस ज्यादा हो सकती है। अच्छा, परचेज प्राइस ज्यादा क्यों हो सकती है? ये देखो, शायद शायद हमारी इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो ज्यादा बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो उनको डिस्काउंट पे मिल जाती हैं गुड्स, हमें नहीं। अब एक बड़ा प्लेयर है, अगर होंडा है तो पता है लोगों को कि इसका बिजनेस बहुत ज्यादा है, अगर इससे मार्जिन थोड़ा सा कम भी रख लेंगे तो सेल, नंबर ऑफ सेल्स में हम बहुत कमा जाएंगे। और यूनाइटेड वाले ने थोड़ी सी चीजें खरीदनी है हमारे से, ठीक है। तो हो सकता है ये आप रीजन दे रहे हैं ना, देनी तो एक रीजन है, लेकिन मैं 3 4 5 बोल रहा हूं आपके सामने, कोई ना कोई जेहन में रह जाती है क्लास की बात, ठीक है। वो हम क्या कह रहे हैं जी, हमें परचेज को, हमें जो है रॉ मटेरियल महंगा मिला है, क्यों जी? वो जी हो सकता है हमारी इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में चले गए हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, शायद इकोनॉमिक्स में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या क्या होता है जी, कि जितना आप अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं प्रोडक्शन का, आपको इकोनॉमीज, आपने कॉस्ट के चैप्टर में भी तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा है। आप एक अकेले गए थे पेपर देने ऊबर पे बैठ के तो 2000 रुपये लगे थे, सॉरी चलो 1000 कर, 1000 रुपये लगे थे, और आप 2 गए तो 500, 4 गए तो 250। ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप स्केल बढ़ाते जा रहे हो, फिक्स कॉस्ट ट्रांसफर होती है जब पर यूनिट पे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से कम हो जाती है। अब ये सारे ही रीजंस किसके हैं? ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के कम होने के। सेलिंग प्राइस हो सकता है कम, हो सकता है, करनी बात हो सकता है सेलिंग प्राइस कम हो गई हो सकता है रॉ मटेरियल महंगा मिला हो सकता है हमें लेबर महंगी मिल रही हो सकता है लेबर भी महंगी मिल सकती है। भाई यूं क्यों कर रहे हो? लेबर कॉस्ट भी तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ के आए हुए हो, आपको पता है यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने तो देखने वाली बात है ना, ठीक है। तो ये सारे रीजन, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो आप इसमें ये रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमें लेबर महंगी मिली हो, या हो सकता है हमारे कंपेटिटर को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हो, हमें ना मिल रही हो, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी बात को वाइंड अप करता हूं, मैंने क्वेश्चन भी करवाना है। अगली बात यही बात उलट हो जाए तो कर लोगे? अगर हमारी जीपी रेशियो ज्यादा है तो हम कहेंगे हो सकता है हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हो सकता है हमें रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता मिल रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे आसपास जो है वो शायद रॉ मटेरियल है ही नजदीक, ठीक है। हम नमक बना रहे हैं और हम बैठे ही नमक की कान के ऊपर हैं, हम वहीं करीब हैं तो हमें वहीं से पकड़ के दे जाते हैं वो, ठीक है। वो हमने वहीं से जो है वो रास्ता रखा हो, वहां से वो बम से फोड़ते हैं और वहीं से फेंक देते हैं हमारी तरफ, कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ती। तो 100 रीजन हो सकती हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल सस्ता, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, हम इकोनॉमी ऑफ स्केल में हैं, या हमें सस्ती लेबर मिल रही है। अब एक तरफ का सोचा दूसरी तरफ चले गए। आगे नेट प्रॉफिट के अंदर क्या चीज है? ये सारी चीजें तो आ ही सकती थी, अगर जीपी रेशियो ना हो ना, सिर्फ नेट प्रॉफिट हो तो ये सारे तो आ ही सकते थे। साथ बंदा ये कह देता है कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मैनेजमेंट अच्छी है। अगर हम ज्यादा हैं तो हम कहेंगे हमारी इंडस्ट्री की शायद अच्छी है, हमसे सही मैनेज नहीं हो रहे एक्सपेंसेस। बस एक रीजन लिखनी, सेलिंग सैलरीज में हैव बीन जो है वो मोर देन द इंडस्ट्री, एक आधी रीजन कोई जो यहाँ पे पड़े होते हैं एक्सपेंसेस जीपी के बाद, ठीक है। अब बाकी आप करोगे, मैंने तो याद करवाना है। एक चीज का ध्यान रखना है, अब जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप गए और वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हायर है इंडस्ट्री से, जबकि नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी लोअर थी इंडस्ट्री से। क्या ये मुमकिन है? वैसे मुमकिन तो बिल्कुल है। कैसे नहीं मुमकिन है? जिन्होंने कहा मुमकिन नहीं है, मुमकिन तो बिल्कुल है। मुमकिन कैसे है? हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्री से कम है नेट प्रॉफिट, लेकिन हो सकता है इंडस्ट्री में कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो, बहुत सारे लोन्स लिए उन्होंने, अपनी इक्विटी बहुत इन्वेस्ट की हुई हो। जो मैंने कहा था कि 100 रुपया ए में लगाओ तो इतनी सेल्स आती हैं, ये इतना प्रॉफिट आता है, 100 रुपया बी में लगाओ तो इतना प्रॉफिट आता है।
तो इसका मतलब कम पैसे लगा के सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रखा ही इसलिए सेम था, ठीक है। तो हो सकता है डिफरेंट हो, क्या मतलब हम कम पैसे लगा के अच्छा मैनेज कर रहे हो और प्रॉफिट की रेशो किसी वजह से आगे बढ़ जाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको सवाल ऐसा सेट कर दे कि आपकी नेट प्रॉफिट रेशो मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री से कम है और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ज्यादा है। अब आप कमेंट कर रहे हैं बेहतरीन, ऊपर नेट प्रॉफिट रेशो कम है, नीचे आप कह रहे हैं वो अब लिखना है ना, रीजन लिखना है। आपने रीजन लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बेहतर है, आपने लिखना बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट्स देन इंडस्ट्री। वो पूछेगा ऊपर देखो तुम इंडस्ट्री से कम प्रॉफिट्स कह रहे हो हैं, ये तुम कह रहे हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की वजह से, ऊपर कह रहे हो कम प्रॉफिट है, यहाँ पे कह रहे हो ज्यादा है। लाका खौफ करो तो फिर आपने जरा ध्यान भी रख लेना है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बेहतर क्या है, बेहतर टिप यही है कि सारी रेशोज फौरन पहले कैलकुलेट करो क्विकली, ताकि एक नजर में सामने रेशोज हों सही। वो क्रॉस रेफरेंसिंग भी हो सकती है, क्रॉस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या कहोगे? अब आप ये नहीं कहोगे कि हमारी जो है वो हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा हैं जिस वजह से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ज्यादा है, वो तो कम है। फिर आप ये कहेंगे कि हम शायद ये जो हैं बूम वाले, ये शायद अपने फंड्स को अच्छा मैनेज कर रहे हैं, इक्विटी कम है, लोन कम है और उनकी मैनेजमेंट बेहतर है जिस वजह से उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी हो जाए तो ठीक है। अब इसके सोल्यूशन पे आए। इसका सोल्यूशन है पेज नंबर 948 पे। इसमें रीजंस फॉर वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री लिखे हुए हैं, 3 3 4 4 5 5 3 4 2 2 3 3 1। कुछ एंड पे जाके फजूल भी लगेंगे आपको, एक जैसे ही लिखे हुए हैं, हो भी सकते हैं ना। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ये तीनों रेशियोज में प्रॉफिट्स बेस हैं। तीनों के अंदर रीजन लिखा होगा ड्यू टू हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट आप भी लिख सकते हैं, ये आईकेप का सॉल्यूशन है। तो बहरहाल एक वैलिड रीजन तो याद वैसे ही हो जा, लिख लेते हैं वैसे ही। यहां से रीजंस कोशिश करके कोई 2 2 3 3 याद करनी है आपने, ये यहां से कर लीजिएगा। इस पे प्रेप लीव में क्वेश्चन नंबर 5 को कर लीजिएगा दोबारा, उससे जो है ये भी रिटेन्ड रहेंगी, थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आए जी अब वो मैंने वैसे लिखा है यहाँ पे, बस हो गई थी। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से लिखे हैं होमवर्क में? 4A को मैंने दोबारा होमवर्क में लिखा है, और 7 और 8 ये आपने करने हैं। 7 और 8 जो हैं ये भी डिस्कस नहीं हुए हुए एंड वाले, ठीक है। कोशिश करनी है, ये प्रैक्टिस का टाइम है, कर लीजिए। हैंड आउट अपने ओपन कर लीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन ये जो थर्ड है ना, ये एंशिएंट वाटर्स वाला, ये सवाल मैं पहले करवाता हूँ, अगर दूसरे को मैं सिर्फ डिस्कस कर दूंगा। वैसे दोनों का ही सोल्यूशन मौजूद है बुक में, पेज भी रेफर किया हुआ था, किसी ने घर पे ट्राई किए हो गया था। एंशिएंट वाटर्स वाला मैं करना चाहूंगा कुछ 2-3 चीजें और इसमें ऐड करके, 2-3 चीजें मजीद ऐड करके इसमें। तो वो चीजें कहाँ ऐड करनी है वो जरा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। यूं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको सफे पे, अदर कॉस्ट इनकर्ड, दरमियान में करके इन रिलेशन टू बॉटलिंग प्लांट आर एज फॉलोज, जिसमें यूं हेडिंग लगी हुई है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्ट और आगे आगे रुपीज हैं और फिर डेट। ये 3 कॉलम्स है ना। ये इसलिए लिखे क्योंकि नंबर 1 पे आ रहा है डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, नंबर 2 पे आ रहा है स्टाफ ट्रेनिंग। ये तो 2 हैं ना, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ चीजें ताकि वो भी डिस्कस हो जाएं, ठीक है। अब वो कहाँ ऐड करना है, अब वो आप देख लें। आप स्टाफ ट्रेनिंग यहाँ पे जो लिखा हो उससे नीचे यूं तीर लगा के नीचे ले जाएं, जगह खाली है वहां पे लिख लें या जैसे भी मैनेज कर लें। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद नंबर 3 पे टेस्ट रन को ऐड कर लेता हूं मैं। पिछली क्लास में कितना था लिखा भी था, टेस्ट रन 33,000 33,000 और ये किया था 19 जनवरी को।
12 कर लेते हैं एक्स को, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक ऐड किया था लॉन्च पार्टी। लॉन्च पार्टी मतलब जिस दिन हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, तो एक पार्टी रखी जिसके ऊपर 20,000 रुपये लगे। और ये पार्टी 21 जनवरी को की गई। ऐसे ही फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये भी एक चीज़ होती है, थोड़ी सी डिस्कशन इसकी भी कर लेंगे। असल में टाइम नहीं मिला मुझे, सुबह मैं इसमें ऐड कर देता, सॉफ्ट में था तो सही, मैंने कहा चलें लिख लेंगे अब। ऑपरेटिंग लॉसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा एडिशन किया, समझ आ गई सबको? अब ये मैनेज कर लें कि 2 के नीचे जो जगह नहीं है आप उसको खींच के नीचे रिक्वायरमेंट के नीचे ले जाएं, वहां पे लिख लें ये 3 चीजें, ठीक है। हाँ, मार्च नहीं, बस लॉस है ना, किसी दिन आगे होगा, मार्च के एंड पे होगा बस, लेट्स अज्यूम, या मार्च के शुरू में आपको लग गया होगा, बस मार्च है, इग्नोर करना है इसको। हाँ, इसकी तो एंट्री भी कोई नहीं होती, इसीलिए डेट भी नहीं लिखी इसके साथ। चलें कॉन्सेप्ट देना थोड़ा सा, ओके। कॉन्सेप्ट ये है जी, पहली बात तो कि अगर कोई एसेट आपके पास हो जिसकी कॉस्ट में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हो, और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स भी हों प्लस उनकी यूजफुल लाइफ्स वगैरह भी डिफरेंट हो, जिस वजह से डेप्रिसिएशन इकट्ठे ना निकल सकती हो, तो हमें गाइडेंस ये है कि हम उन हर पार्ट को अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। उस हर पार्ट को डेप्रिशिएट अलग करना है तो अकाउंट्स भी अलग बना लेंगे, लेजर्स, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने देखना है किस तरह से हम इसको कर पाएंगे। तो एंशिएंट वाटर लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन